जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोजोम के बारे में। हालांकि ये टॉपिक क्रोमोजोम के बारे में नहीं है, बट हाँ, जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं उस टॉपिक में हमें क्रोमोजोम के बारे में कुछ बातें समझनी पड़ेगी। जैसे कि आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आखिर लक्षण माता पिता से उनके संतानों में जाते कैसे हैं, और लक्षण जाते भी हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो नए संतान जो होते हैं उनमें या तो माता जी के लक्षण आते हैं या तो पिताजी के लक्षण आते हैं। अब बात होती है कि माता पिता दोनों का तो योगदान होता है, तो संतान में दोनों के लक्षण क्यों नहीं जाते हैं? तो इन सभी बातों को आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे, और उनके लिए हमें जरूरत पड़ेगा क्रोमोजोम के बारे में। इसी कारण ये टॉपिक जो हम लोग लगा के आए हैं, क्रोमोजोम क्या होती है, राइट? तो क्रोमोजोम के बारे में भी जान लेंगे, और क्रोमोजोम के बारे में हमें नहीं लगता कि आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? इसके बारे में जानते हैं क्रोमोजोम क्या होती है, गुणसूत्र क्या होती है। हम ह्यूमन बॉडी में बात करें तो हम ह्यूमन बॉडी के कोशिकाओं के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। और 46 का बात बताएं तो 23 पेयर बोला जाता है, ठीक है। इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ लिखी लिखाई सी बातें हैं, इन सभी बातों को मैं समझ लूंगा। अब हम लोग अच्छी तरीका से जान लेंगे इसके बारे में। बट हाँ, अब इसको जानने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बता दिया जा रहा है। जैसे देखिए, आप सभी जानते हैं कि जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सजीव। यहाँ पे जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, राइट? ये बात आपने बहुत अच्छी तरीका से जाना होगा। और एक क्लास 8 क्लास से आपको बताया जा रहा होगा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं। तो आपको पता होगा, बताया भी गया होगा कि जितने भी जीव होते हैं उन सभी का जो शरीर होता है, वो सभी का शरीर कोशिकाओं और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। अब कोशिका के उत्पाद क्या होते हैं? जैसे कि एक एक नया टॉपिक आते जाता है, तो कोशिका के द्वारा निर्माण किए गए जो भी पदार्थ होते हैं उनको भी कहा जाता है कोशिका के उत्पाद। अब बताइए, हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपका शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो क्या कोशिका काम नहीं करती होगी? क्या कोशिका कोई उत्पादन नहीं करती होगी? क्या मतलब कोई पदार्थ का निर्माण नहीं करती होगी? क्या कर रही होगी ना। उसी को कहा जाता है कोशिका के उत्पाद। यानी कि जितने भी यहाँ ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव है ना, सभी का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना हुआ, ठीक है। अब इन सभी बातों को आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जानना भी जरूरी था। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कोशिका के आधार पर जीवों को दो तरह में बांटा जाता है, या तो दो भागों में बांटा जाता है। एक ऐसे जीव जिनको एकल कोशिकीय जीव बोला जाता है, और एक ऐसे जीव जिन्हें बहुकोशिकीय जीव बोला जाता है। बहुकोशिकीय का मतलब बात बताएं तो जैसे कि हम लोगों का जो शरीर बना होता है, बहुत सारी अनेकों कोशिकाएं, लाखों करोड़ों अरबों, जितना कि आप गिनिए अनुमान नहीं लगा सकते, इतना कोशिका से मिलकर बना होता है। जबकि यहाँ पे कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, कई ऐसे भी जीव हैं जिनका शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से मिलकर होता है, ठीक है। उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एकल कोशिकीय जीव बोला जाता है। अब ये सब जानना जरूरी नहीं है बट इस टॉपिक में, बट यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि हम लोगों का जितने भी सजीव है ना, सभी का, सजीवों का शरीर क्या से मिलकर बना हुआ? कोशिका का। और कोशिका में क्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, इन बातों को मैं समझाना चाहूंगा। ये रहा कोशिका, राइट। अब कोशिका के प्रायः मध्य में, प्रायः का मतलब है ये मध्य में पाया जाता है। हाँ, इधर उधर भी हो सकता है, जैसे प्लांट सेल का बात बताएं तो ये प्लांट सेल में मध्य में न पा करके कोना में मिलता है, समझ में आया बात? लेकिन ऐसा नहीं कि इसे केंद्रक कहते हैं तो वहां प्लांट सेल में दूसरा नाम दे देंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इन्हें कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, नाम सुने होंगे। कोशिका झिल्ली नाम दिया जाता है। अब कोशिका के बारे में तो यहाँ पढ़ नहीं रहे कि इसके बारे में जाने हम, लेकिन ये सब आपको पता होगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली नाम दे दिए। इसका और भी नाम होता है, प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मध्य वाले को बोला जाता है केंद्रक। क्या बोला जाता है? केंद्रक, राइट। और केंद्रक के अंदर होते हैं 46 क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 क्रोमोजोम। कितने? तो 46 गुणसूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणसूत्र बोला जाता है, ठीक है। और 46 गुणसूत्र को हम 23 पेयर बोल देते हैं। 23 पेयर का मतलब आपको पता चल जाएगा कि वन पेयर का मतलब होता है दो, यानी कि एक पेयर का मतलब होता है जोड़ी, यानी कि तो 23 जोड़ी को हम लोग कह सकते हैं 46, क्योंकि एक पेयर में यदि दो गुणसूत्र हैं, यानी कि एक पेयर में यदि दो कुछ भी आए, यानी किसी का भी पेयर बोला जाए, जैसे कि चप्पल का पेयर बोल दीजिए, जूता का पेयर बोल दीजिए, ये सब पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। इसी प्रकार से हमारे आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हम ह्यूमन
ह्यूमन का केवल बात बताया, ऐसे तो और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो सभी में क्रोमोजोम की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन हम ह्यूमन का बात बताएं तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोजोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। 46 को कितना बोला जाता है, 23 पेयर बोला जाता है, ठीक है। और क्रोमोजोम कुछ इस तरीका से होते हैं, राइट, ध्यान दीजिएगा, क्रोमोजोम कुछ इस तरीका से होता है, ठीक है ना। अब ये सब क्या है आपको बता दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये है क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, और ऐसे ऐसे कितने गुणसूत्र होते हैं, तो बॉडी के कोशिका के अंदर 46 क्रोमोजोम होती है, ठीक है। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं हमारे बॉडी के अंदर 46 तो होती है, 46 में से 22 जोड़ी गुणसूत्र को बोला जाता है क्या, ऑटोसोम क्रोमोजोम। मैंने लिखा होगा ऑटोसोम क्रोमोजोम बोला जाता है, और ये ऑटोसोम क्रोमोजोम क्या करती है, शरीर के अंगों का निर्माण करती है, राइट। अब इनमें से एक जोड़ी गुणसूत्र, जैसे कि 22 जोड़ी का बात बताया, तो 22 गुना का 44 तो हो चुका है। अब बचा कितना, एक जोड़ी गुणसूत्र बचा, तो एक जोड़ी गुणसूत्र को बोला जाता है सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम ही होती है जो लिंग का निर्धारण करती है कि आखिर जो जनन मतलब कि जन्म लेने वाला जो संतान है वह नर होंगे कि मादा होंगे। अब कैसे निर्धारण होते हैं ये, तो इसके बारे में सेक्स डिटर्मिनेशन एक टॉपिक करके आपको बता दिया गया, समझ में आई बात है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्रोमोजोम रहा, ठीक है। अब क्रोमोजोम के अंदर, यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, अंदर छोड़िए, यहाँ पे समझना है, ठीक है। ये क्रोमोजोम रहा, क्रोमोजोम का ऊपर वाला एक हिस्सा को क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख करके मैं बताऊंगा, यहाँ पे छाप कर बताऊंगा, ठीक है। बाकी वहां पे तो सब लिखा हुआ है, जैसे समझिएगा। चलिए, मैंने यहाँ पे मदर लिखा है, एक जगह फादर लिखा है, इसका मतलब समझिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर 46 गुणसूत्र है। 46 में क्या है कि 46 में 23 गुणसूत्र माता जी के पाए जाते हैं और 23 पिताजी के पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि मैं बगल में लिख दे रहा हूँ 23 माता जी का और 23 पिताजी का, 23 मदर और 23 फादर जी का। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि कुछ बातें वहां पे मैंने लिखा है कि 23 माता जी के क्रोमोजोम होते हैं और 23 पिताजी के क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। जिनमें से 23 क्रोमोजोम यदि माता जी का ले, तो माता जी का 23 को मिलाकर के वन सेट बोला जाता है। इसी तरीके से आप बता सकते हो कि कोशिका के अंदर कितने सेट क्रोमोजोम होते हैं, तो 2 सेट होते हैं, क्योंकि 23 माता जी का 23 पिताजी का दोनों को मिलाकर के 2 सेट, और इसी प्रकार से 23 माता जी और 23 पिताजी का। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का मतलब गुणसूत्र, ये गुणसूत्र का छोटा सा आप खंड ले लीजिए। खंड का मतलब एक टुकड़ा, एक टुकड़ा को बोला जाता है जीन, इसे क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। और ये गुणसूत्र पे मिलने वाली जीन ही होती है जो लक्षणों को निर्धारित करती है कि आखिर जो बच्चा जन्म लेगा वो लंबा होगा या बौना होगा या छोटा होगा, गोरा होगा कि और बहुत सारे, उसका आंखों का कलर क्या होगा। तो इन सभी लक्षणों को माता पिता से उनके संतानों में ले जाने का काम कौन करता है, जीन करता है। इसे इंग्लिश में भी जीन ही कह देते हैं, GENE। समझ में आया बात क्या, यानी जीन कह दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 जीन होते हैं, एक इधर जीन हो गया और एक इधर जीन हो गया, दोनों एक होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये जीन निर्धारित कर रहा है लंबा, लंबा के लिए टॉल हम लोग लेते हैं, टॉल का पहला अक्षर क्या होता है, T, समझिएगा। अब ये जो दोनों जीन है ना, दोनों जीन को मिलाकर के एलील बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है एलील, ALLELE, हिंदी में भी कहते हैं एलील। समझ में आया बात क्या,
ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे एक एलील ऐसा है जो यहाँ पे लंबा को निर्धारण कर रहा है, यानी कि ये लंबा होगा संतान या मतलब कि छोटे होंगे, इनको निर्धारण कर रहा है। इसी मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं लंबाई को निर्धारण कर रहा है। इसी प्रकार से सेम जो मदर में पाया जा रहा है उसी प्रकार से एक लक्षण यहाँ भी होगा, जो माता पिता ये माता में मतलब माता जी का गुणसूत्र है, इसी प्रकार से पिताजी के गुणसूत्र पर भी एक जीन ऐसा होगा जो लंबाई को निर्धारण करता होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी दो जीन, एक जीन दो जीन, और दोनों को मिलाकर के क्या कह देंगे, एलील कह देंगे। यानी कि एक एलील यहाँ भी होगा और ये भी एलील है, अलग नहीं, एलील ही कहते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, यदि दो जीन एक साथ मिला देते हैं तो एलील बनता है। समझ में आया बात क्या? और जीन क्या कहते हैं, जीन आनुवंशिक गुणों का वाहक होते हैं, मतलब यही जीन जो होते हैं जो लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे भी एलील है। अब यहाँ पे मान लिया जाए कि फादर का जो एलील है ना वो मतलब ज्यादा लंबे नहीं, जैसे कि समझना यहाँ पे मदर है, मदर थोड़े लंबे हो गए, राइट। तो उनके अंदर गुणसूत्र में कौन सा जीन होगा, लंबा वाला होगा। जो लंबा वाला होगा उसे हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, और जो छोटा वाला होगा सपोज इट मान करके चल रहे हैं, राइट। मान करके चल रहे हैं कि यहाँ पे जो फादर जी का जीन है ना वो छोटा वाला है, फादर जी थोड़े छोटे हैं तो उनके अंदर गुणसूत्र कैसा होगा, छोटा वाला होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला दोनों मिल करके नए संतान का निर्माण कर रहे हैं। तो नए संतान में क्या जाएंगे, दोनों जीन जाएंगे, कैपिटल वाला भी जाएगा और ये स्मॉल वाला भी जाएगा, कैपिटल वाला और ये स्मॉल वाला भी जाएगा। तो उनके अंदर जीन तो दोनों है, लेकिन जो संतान बनेंगे कैसे बनेंगे, लंबे बनेंगे। क्यों लंबे बनेंगे, इसलिए लंबे बनेंगे क्योंकि जो ये कैपिटल वाला होता है ये प्रभावी होता है। प्रभावी का मतलब अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है, राइट। यदि हाँ ऐसा कह सकते हैं कि यदि इनमें से ये वाला प्रभावी निकल गया और ये अप्रभावी निकल गया, प्रभावी का मतलब समझना, प्रभावी और एक हो गया अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब अपने लक्षण को नहीं दिखाता है और प्रभावी का मतलब अपने लक्षण को दिखाता है। तो जब ये प्रभावी होगा माता जी का जीन तो जो नए संतान आएंगे वो कैसे होंगे, लंबे होंगे। लेकिन आप विपरीत ले लीजिए, यदि यहाँ पे माता जी के गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, अप्रभावी हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये पिताजी के गुणसूत्र प्रभावी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो संतान बनेंगे कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे, राइट। कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हो जाएगा प्रभावी, ये कैसे हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे अप्रभावी, ये अप्रभावी हो जाएंगे। ये अप्रभावी हो जाएंगे। तो ये जीन तो दोनों में जाएगा, मतलब ये जीन जाएगा वहां पे संतान में, ठीक है। लेकिन हाँ ये जीन क्या करेगा, ये बौना हो जाएगा। बौना का मतलब ऐसे कह सकते हैं छोटा, मतलब जो जन्म लेंगे बच्चा वो कैसे होंगे, छोटा होंगे। चलो ये उदाहरण से आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने क्लास 10th में कुछ तो बातें पढ़ी होंगी। यहाँ पे एलील दो प्रकार के होते थे, एक प्रभावी एक अप्रभावी, वो सब बातों को मैंने लेकर के वहां पे लाया है, ठीक है। और वहां पे आपने मटर के पौधा के बारे में पढ़ा था, जहां पे एक पढ़ा था प्रभावी एक पढ़ा था अप्रभावी। जैसे कि ये तो लक्षण ले लिए हमें लंबा के लिए, लेकिन अब मान लिया जाए दूसरे में लेता हूँ गोरा के लिए, ठीक है। एक दूसरा अलील है, चलो मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, एक अलग अलील, दूसरा अलील भी होगा। इसी प्रकार से गुणसूत्र पर बहुत सारे अलील मिलते हैं लक्षणों को निर्धारण करने के लिए। ये दूसरा अलील है, ठीक है। और ये अलील निर्धारण कर रही है गोरा के लिए। जैसे मान लिया जाए मदर जी क्या है, गोरा है, गोरा के लिए मैं ले रहा हूँ एफ, एफ का मतलब होता है फेयर, एफ ए आई आर, फेयर का मतलब गोरा समझिएगा। तो इसके लिए बड़ा एफ ले लेंगे, राइट। और यहाँ पे जो फादर पे है इनके ऊपर भी एक मतलब इनके गुणसूत्र के ऊपर भी एक अलील होगा जो लक्षणों को निर्धारित कर रहा होगा। और कलर के लिए, ये कलर के लिए है ना, गोरा काला ये सब कलर के लिए। लेकिन पिताजी का कलर ले लीजिए थोड़ा सा सांवला है, सांवला का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि उतने ज्यादा गोरा नहीं। तो यहाँ पे फेयर नहीं है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फेयर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल का मतलब छोटा। अब जो नए संतान के अंदर जो गुणसूत्र जाएंगे दोनों का जाएंगे, तो दोनों का जाएंगे तो एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला जाएगा। तो जो संतान बनेंगे ना वो बनेंगे गोरा। कैसे गोरा बनेंगे, क्योंकि यहाँ माता जी का गुणसूत्र क्या है, प्रभावी है। प्रभावी का मतलब ये बड़ा वाला है जो अपने प्रभाव को दिखा रहा है। लेकिन हाँ ऐसे ही ले लीजिए, जैसे यहाँ पे माता जी भी गोरे हैं और पिताजी का भी गुणसूत्र क्या है, गोरा है।
पिताजी का भी गुणसूत्र गोरा है, मतलब कि गुणसूत्र गोरा नहीं, मतलब पिताजी के अंदर गुणसूत्र जो है ना, गुणसूत्र के ऊपर लक्षण जो पाया जा रहा है वो गोरा के लिए है। मतलब जैसा, मतलब पिताजी भी गोरे हैं, माताजी भी गोरे हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो संतान बनेंगे ना वो गोरा का गोरा बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही रीजन है कि जो नए संतान का निर्माण होता है ना, या तो उनके अंदर माता जी का लक्षण जाता है या तो पिताजी का लक्षण जाता है। दूसरा ये भी कंडीशन हो सकता है कि चलिए मान लिया जाए यहाँ पे पिताजी का लक्षण क्या है, थोड़ा सा सांवला है, और माता जी का गोरा है, तो दोनों आपस में मिक्स होकर के जो संतान बनते हैं थोड़े से ज्यादा, मतलब कैसे बोल सकते हैं, ना तो माता जी की तरफ जाते हैं और ना तो पिताजी की तरफ जाते हैं, मतलब कि दोनों का दोनों लक्षण मिल जाता है। इस कारण से कभी कभी आपने देखा होगा कि जो नए संतान का जन्म होता है ना, वो या तो माता जी की तरफ जाते हैं या तो पिताजी की तरफ, यानी उनका लक्षण माता जी के जैसा मिलता है या तो पिताजी के मिलता है, या तो ऐसा भी होता है कि दोनों के मिला करके मिलता है। समझ में आया बात, मतलब कि कुछ लक्षण माता जी के भी और कुछ लक्षण पिताजी जी के भी। अब ये कहा नहीं जा सकता है केवल माता जी का ही लक्षण उनके संतानों में जा रहा है, क्योंकि समझिएगा ऐसे ऐसे अलील गुणसूत्र के ऊपर बहुत सारे हैं जो लक्षणों को निर्धारित कर रही है। तो हो सकता है कि एक अलील माता जी का प्रभावी हो गया तो दूसरा अलील पिताजी का प्रभावी हो गया, तो इनके संतान में माता जी का भी गुणधर्म चला जाता है और पिताजी का भी गुणधर्म चला जाता है। इस तरीके से जो संतान जन्म लेते हैं उनमें माताजी और पिताजी दोनों के लक्षण जाते हैं। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यानी कि अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे टोटल का टोटल बातें लिखा हुआ, ठीक है। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी गुणसूत्र को ऑटोसोम क्रोमोसोम कहा जाता है, जो बॉडी के अंगों का निर्माण करता है, मतलब जितने बॉडी के ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, इन सभी का निर्माण कौन करता है, तो 22 जोड़ी गुणसूत्र करता है, जिसे कहते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। बाकी एक जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, जो क्या करते हैं तो लिंग का निर्धारण करते हैं। मैंने भी आपको बताया था, लिंग का निर्धारण करना मतलब कि वह जन्म लेने के बाद नर होंगे या मादा होंगे, या कौन निर्धारण करता है, सेक्स क्रोमोसोम निर्धारण करता है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अब आगे आते, आगे क्या लिखा हुआ है देखो, सेम वही बातें लिखा हुआ जो कि अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना। देखिए इन गुणसूत्रों के ऊपर मिलने वाले जीन, जीन का मतलब ही बताएं, जीन को जीन ही बोला जाता है, जो कि माता पिता में मिलने वाले लक्षणों को उनके संतानों में लेकर के जाती है। यही जीन होती है जो माता पिता में मिलने वाली लक्षणों को उनके संतानों में लेकर के जाती है, राइट, उनके संतानों में लेकर के जाती है। परंतु इनके ऊपर मिलने वाली अलील, अलील का मतलब बताएं कि जो दो जीन, मतलब कि जैसे कि गुणसूत्र के दो यहाँ पे मतलब छोटे, ऐसे तो इनको क्रोमैटिड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इनको, बोला जाता है क्रोमैटिड, क्रोमैटिड बोला जाता है। इसी प्रकार से दो क्रोमैटिड होते हैं, तो दोनों क्रोमैटिड के ऊपर क्या होते हैं कि जीन पाया जाता है, और दोनों क्रोमैटिड के ऊपर मिलने वाले जीन को मिला करके एलील बोला जाता है। समझ में आया बात क्या, तो ये टोटल डिटेल्स जब आप गुणसूत्र के बारे में पढ़िएगा तो क्या अलील मतलब क्या क्रोमैटिड होता है, ये बीच वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, तो उसके बारे में जानोगे। समझ में आया बात, तो ध्यान दीजिएगा, ये अलील जो कि संतानों के लक्षणों को निर्धारित करते हैं, और अलील यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, आपको बता दिया गया है। एक होता है प्रभावी अलील और एक होता है अप्रभावी अलील। कौन से, प्रभावी अलील जिसे कहते हैं डोमिनेंट एलील, ठीक है, और एक होता है अप्रभावी अलील जिसे कहते हैं रिसेसिव एलील। समझ में आया बात क्या, आपको बताया गया होगा 10 क्लास में, कुछ तो पढ़े होंगे ना, वहां पे लक्षण को निर्धारण करने के लिए मेंडल ने क्या किया था, 7 लक्षणों को चुना था, जिनमें से कुछ प्रभावी थे तो कुछ अप्रभावी थे। इसी प्रकार से देखोगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्रभावी अलील अपने आप को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित का मतलब अपने लक्षण को दिखाती है। जैसे कि प्रभावी जो हुआ, जैसे कि पिताजी का लक्षण प्रभावी हो गया तो संतान में है कि पिताजी का ही लक्षण जाएगा। समझ में आया। हाँ, कई ऐसे लक्षण है जो माता जी का प्रभावी हो गया तो माता जी का भी लक्षण चला जाता है। समझ में, D2 D2 कभी आप ऐसा सुने होंगे या तो कभी ऐसा देखे होंगे कि D2 एक जैसे पिताजी के जैसा संतान बने, या तो माता जी के जैसा ही संतान बने हैं, तो उनमें केवल लक्षण माता जी का चला जाता है तो केवल पिताजी का चला जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दोनों का जाते हैं। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि केवल माता जी का चला गया क्योंकि केवल पिताजी का चला गया, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही नया संतान का निर्माण होता है, ठीक है। अगली बात है, जबकि अप्रभावी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करती है। अब दोनों को एक साथ मिलाते हैं तब क्या होता है, समझिएगा, उदाहरण सहित सुनो ध्यान से। दोनों एक साथ मिलाते हैं तब,
प्रभावी वाला को बड़ा वाला से, जैसे लंबा के लिए हम लोग टॉल ले लेते हैं तो टॉल के लिए बड़ा, प्रभावी के लिए बड़ा वाला, और अप्रभावी के लिए हम लोग क्या कह देते हैं, स्मॉल होना चाहिए था, छोटा एस लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, छोटा वाला टी ले लेते हैं। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा ना, यही तो बनेगा टी और छोटा वाला टी। तो ये जो बने हैं ये प्रभावी हो जाता है, ये अप्रभावी होता है। तो जो बनेंगे कैसे बनेंगे, लंबा बनेंगे, समझ में आ बात। हाँ, अगला ये बोला गया है कि दोनों यदि छोटा छोटा हो, जैसे माताजी भी छोटे हैं पिताजी भी छोटे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों में छोटे वाले जिन जाएंगे और छोटे छोटे मिला करके क्या बना देंगे, शॉर्ट यानी नाटा बना देंगे, बौने बना देंगे, समझ में आ बात। अगली बात है, अप्रभावी अलील अपने आप को अकेले में प्रदर्शित करती। अकेले का मतलब क्या बताया गया, अप्रभावी का मतलब देखो, जैसे कि इनके साथ कुछ है ही नहीं, जैसे समझना यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये लक्षण है, यहाँ पे केवल ये है, केवल ये है, तो ये अप्रभावी अलील है ना। अप्रभावी अलील है तो इसमें कौन प्रदर्शित करेगा, ये अपने आप को प्रदर्शित करेगा ना। लेकिन ना इसके साथ एक बड़का वाला आ जाएगा ना, ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला अपने आप को प्रदर्शित बोलता है कि हम जीतने ही नहीं देंगे। लेकिन हाँ, एक जैसे आ जाएंगे तो वो तो अपने आप को प्रदर्शित करेंगे ना, जैसे सब छोटा वाला आ जाएंगे तो ये तो फिक्स है कि जो आने वाले संतान होंगे छोटे बनेंगे, समझ में आया बात क्या। अगली बात है, प्रभावी अलील को कैपिटल लेटर तथा अप्रभावी अलील को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, राइट। यहाँ पे आपको बता दिया कि इन सभी के बारे में, और इन सभी के बारे में समझा भी दिया गया है, जो कि आपको इसमें बताया गया, राइट, ध्यान से देख लीजिएगा। इन सभी के बारे में, जीन क्या होती है, एलील क्या होती है, इन सभी के बारे में बता दिया गया, राइट। यहाँ तक आप सभी पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं, यहाँ तक मतलब आपको बहुत अच्छा तरीका से क्लियर हो चुका होगा कि एलील क्या होती है, कैसे लक्षण जाते हैं, तो इन सभी के बारे में बता देगा। बाकी इसके पहले इसके बारे में वीडियो बताया गया है कि आनुवांशिक गुण क्या होता है, आनुवांशिक गुण क्यों कहते हैं, इन सभी के बारे में बता दिया गया, समझ में आ बात। इसमें बस यही जानना था कि आखिर लक्षण को ले कौन जाता है, कैसे जाता है, समझ में आ बात। तो बस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।